सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा। और वैसे यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार लेंथी है, मतलब परेशान हो जाते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को देख के। लेकिन आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको ना इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा। मतलब मेरे ख्याल से यार जिस तरीके से मैं समझाने वाला हूँ ना, वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ईजिएस्ट तरीका है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ना चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूव करो कि जो रूट 5 है ना वो आपका इर्रेशनल है। देखो यार सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो कोई चीज इर्रेशनल होती है या फिर कोई चीज रैशनल होती है। दो ही ऑप्शन होते हैं, राइट। तो अगर हमें इसको इर्रेशनल प्रूव करना है, तो अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं कि भाई ये रैशनल नहीं है, अब ऑप्शन ही दो है, तो अगर वो चीज कोई चीज रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो इर्रेशनल होगी, क्योंकि दो ही ऑप्शन है ना। अब देखो यार मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक बैग है, उसके अंदर है ना दो बॉल है, एक रेड कलर की बॉल है, एक आपकी ब्लू कलर की बॉल है, ठीक है। और मैं मान लो कोई भी रैंडमली एक बॉल बाहर निकालता हूं, और बाहर जो बॉल निकल रही है ना, मैं ये बोल दूं कि भाई बाहर जो बॉल निकली है ना वो आपकी ब्लू बॉल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो ही ऑप्शन थे ना, अगर जो बाहर बॉल निकली है वो ब्लू नहीं है तो वो बॉल कौन सी है, जो बाहर निकली है वो रेड बॉल है। तो वही चीज है, यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज होगा कि अगर मेरे को रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है ना, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि भाई जो रूट 5 है वो आपका रैशनल नहीं है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो इरेशनल अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड। अब देखो यार कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड सुन के ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। मतलब बच्चे सोचते हैं पता नहीं यार ये कौन सा अजीबोगरीब वर्ड आ गया हमारी लाइफ के अंदर। तो कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है ना बहुत ईजी वर्ड है, ठीक है, ज्यादा डरो मत। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि भाई जो मैं सोच के चला हूं ना वो नहीं हुआ। सिंपल। जैसे मान लो हमारी क्लास के अंदर कोई नया स्टूडेंट आ जाए, ठीक है, और हम ये सोचें यार ये लड़का तो बहुत अच्छा है, और 4 दिन बाद हमें उसकी सच्चाई पता चलती है कि भाई ये तो मैंने जैसा सोचा था वैसा तो है ही नहीं है, मैंने तो बहुत अच्छा सोचा था और ये तो लड़का अलग ही टाइप का निकला, बहुत ही बुरा निकला, राइट। तो आपकी अजम्पशन गलत हो गई है, जो आपने सोचा था उस लड़के के बारे में वो चीज़ उल्टी हो गई है। तो उसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, राइट। समझ आया। तो इस क्वेश्चन में भी कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से ही इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं कि जो रूट 5 है ना वो रैशनल है, ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं। और अब ऑब्वियसली बात है मैं स्टार्टिंग में इसको रैशनल मान के चल रहा हूं, बाद में प्रूव होगा कि भाई जो मैंने माना था वो तो हुआ ही नहीं। तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि भाई जो रूट 5 है ना वो आपका रैशनल है। और पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद लास्ट में ये चीज आ जाएगी कि भाई जो मैं चीज लेके सोच के चला था ना कि ये रैशनल है, वो रैशनल नहीं है। और ऑब्वियस बात है जब रैशनल नहीं है तो वो क्या होगी, इरेशनल होगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन का आपको एक बार फॉर्मेट पता चला। देखो यार मैं आपको ना समझाना चाहता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को ना रटवाने लग जाते हैं कि भाई ये कर लेना वो कर लेना, और बच्चे रट लेते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं, उसके डीपनेस में नहीं जाओगे, तो आप लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। और आपको पता देखो यार ये कौन सी क्लास है, 10th क्लास है। इसके अंदर है ना क्वेश्चन एज इट इज नहीं आते पेपर के अंदर। आपको पता है बोर्ड्स की क्लास है, इसमें क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के देते हैं, तो आपको कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको सारा समझ आ रहा होगा। तो हमने भाई अज्यूम कर लिया कि जो रूट 5 है वो रैशनल है, ठीक है। और हम प्रूव करेंगे कि जो हमने अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम कर लिया था, ठीक है। तो अगर ये रूट 5 रैशनल है तो ऑब्वियस ही बात है जो चीज़ रैशनल होती है, रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल वो उन चीज़ों को बोलते हैं जो चीज़ें फ्रैक्शन में लिखी जा सके। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता होगा। फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो अगर रूट 5 रैशनल है तो ऑब्वियस ही बात है रूट 5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि बाय वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/4 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर रूट 5 मैंने रैशनल लिया है तो रूट 5 को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं ना, क्योंकि जो चीजें रैशनल होती है उनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्लियर आया समझ। तो लेकिन रैशनल चीजों में ना एक रूल क्या होता है कि जो चीज न्यूमरेटर में है और जो चीज डिनोमिनेटर में है, इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो 1 होता है। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है और जो हमारा डिनोमिनेटर है उन दोनों को कॉमनली एक ही ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है और वो नंबर 1 है। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं A and B can be commonly divided by
ओनली 1, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिर्फ अकेला एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है और वो 1 है। क्लियर। अब देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। जैसे मैं एक रैशनल नंबर लिख लेता हूं, फॉर एग्जांपल क्या लिखूं, चलो 2/7 लिख दिया, ठीक है, ये मेरा एक रैशनल नंबर है। अब ये बताओ जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि जो 2 है वो किन किन से डिवाइड हो सकता है, तो 2 जो है 2 and 1 से डिवाइड हो सकता है, और जो 7 है ये किन से डिवाइड हो सकता है, ये भी 7 और 1 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि 1 है, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, यानी कि ये रैशनल है, राइट। यानी कि 1 के अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। समझ में आई बात? ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट। चलो अब आगे चलते हैं। तो मेरा क्या लिखा हुआ था, √5 = a/b लिखा हुआ था। तो अब एक काम करते हैं, इस b को ना लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका √5b = a आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ना स्क्वायर कर देते हैं, तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्लियर। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट में देखो 5b² हो जाएगा, क्योंकि √5 का जो रूट है वो कट जाएगा ना स्क्वायर से, और राइट साइड में a² आ जाएगा। अब इस 5 को राइट साइड में भेज देते हैं, तो लेफ्ट साइड में देखो जो 5 है वो b² से मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड में जाके 5 जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो b² = a² / 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये जो 5 है ये हमारा a² को डिवाइड कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सो a² इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर। तो a² जो है वो मेरा 5 से डिविजिबल है। अब देखो यार, आपके सिलेबस के अंदर है ना एक थ्योरम है। अब जिन बच्चों के पास नई वाली लेटेस्ट बुक होगी उनकी बुक के अंदर थ्योरम नंबर 1.2 होगी, और जिन बच्चों के पास पुरानी बुक होगी उनके बुक के अंदर थ्योरम नंबर 1.3 होगी, ठीक है। और वो थ्योरम क्या बोलती है हमें, वो थ्योरम ये कहती है कि कोई भी नंबर अगर a² को डिवाइड कर सकता है ना, तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर ये जो हमारा 5 है ये अगर a² को डिवाइड कर सकता है ना, तो ये जो 5 है ये हमारा a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। तो यहां पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.2, नई बुक में 1.2 है इसलिए मैंने 1.2 लिखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.2 a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जो a है वो मेरा 5 से डिविजिबल है। क्लियर। कंसेप्ट समझ आया? ये लगा लो आधा क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं देखो आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि हम कर क्या रहे हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि भाई a और b को अकेला 1 ही डिवाइड कर सकता है, राइट। अब a हमारा 5 से डिविजिबल है, और मैं ये दिखा दूं कि जो मेरा b है वो भी मेरा 5 से डिविजिबल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने क्या बोला था, a और b को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, लेकिन अगर a को 5 डिवाइड कर पा रहा है और b को अगर 5 डिवाइड कर दे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। लेके हम ये चलें कि भाई a और b को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, और जो a और b है वो 5 से भी डिविजिबल है, ये कैसे हो सकता है? तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो जो हमारा √5 है वो रैशनल तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ रैशनल नहीं है वो इरेशनल हो जाएगी। तो हमने क्वेश्चन आधा तो कर लिया है, हमने ये तो दिखा दिया कि भाई जो a है वो 5 से डिविजिबल है। अब हम ये दिखाएंगे कि जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। क्लियर है एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। तो देखो भाई हमारा कहाँ तक हो गया था, हमारे ये तो हो गया था कि a इज डिविजिबल बाय 5 तो हमारा हो गया था। अब हमें क्या करना है, b को भी डिविजिबल बाय 5 दिखाना है और क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर मेरा a 5 से डिविजिबल है तो a डिविजिबल बाय 5 है। जब a को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई तो नंबर आएगा ना, तो हम मान लेते हैं वो नंबर क्या है, c है। अब देखो मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो 25 आपको पता है 5 से डिविजिबल है, तो 25 को 5 से डिवाइड करने पर कोई ना कोई तो नंबर आएगा ना, वो 5 हो सकता है, राइट। जैसे 125 है, 125 भी 5 से डिविजिबल है, तो 125 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 25, ये भी कोई नंबर है, राइट। तो ये नंबर कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 50 जो है वो भी आपका 5 से डिविजिबल है, डिवाइड करने पर 10 आएगा। तो कोई ना कोई ऐसा डिवाइड करने पर नंबर तो आएगा ना, तो हम यही कर रहे हैं, जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको मैंने सी लेट कर लिया। क्लियर? ठीक है, मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं। तो जो सी है वो हमारा डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो हमारा सी है,
ठीक है, एक काम करते हैं 5 को राइट साइड भेज देते हैं, तो ए जो है वो मेरा 5 इंटू सी हो जाएगा। क्लियर, ए मेरा 5 इंटू सी हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट साइड में ए स्क्वेयर आ जाएगा, राइट साइड में 25 सी स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर, और इसको यार मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि अब हमारे को ना इन दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्लियर, अब देखो यहां से मेरी ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वेयर जो है मेरा वो किसके इक्वल है, 25 सी स्क्वेयर के इक्वल है। और मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी मेरी 5 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी जो मैंने पिछले पेज से यहाँ पे नोट डाउन कर ली। ठीक है, ताकि हमें बार बार पिछले पेज पे ना जाना पड़े। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ना ये लगा लो आपका 80% क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करनी है, अब मेरे को ना इक्वेशन नंबर 2 से जो मेरी ए स्क्वेयर की वैल्यू है ना, जो कि 25 सी स्क्वेयर है, ये ए स्क्वेयर वाली वैल्यू मेरे को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 से जो मेरी ए स्क्वेयर की वैल्यू आई है वो मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या है, 5 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। तो ए स्क्वेयर की जगह मैं 25 सी स्क्वेयर पुट कर देता हूँ, तो 5 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वेयर। तो ये एक काम करते हैं, हाँ, इस 25 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ। ठीक है, तो 5 बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो 5 से 25 कट जाएगा 5 पे, तो क्या आ गया, बी स्क्वेयर बाय 5 इक्वल टू सी स्क्वेयर आ गया। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 5 है, यानी कि जो बी स्क्वेयर है वो भी मेरा देखो 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी तो यही चीज़ आया था ना, ए स्क्वेयर के नीचे जब 5 आ गया था तब हमने क्या बोला था कि भाई ए स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है, और यहाँ पे क्या हुआ कि बी स्क्वेयर के नीचे 5 आया है। राइट, इसका मतलब जो बी स्क्वेयर है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सो बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। तो बी स्क्वेयर जो है वो मेरा 5 से डिविजिबल है। और जैसे देखो पिछले में हमने क्या किया था कि अगर ए स्क्वेयर मेरा 5 से डिविजिबल है तो थ्योरम नंबर 1.2 के हिसाब से ए भी मेरा 5 से डिविजिबल होगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे कि अगर मेरा बी स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 क्या हो जाएगा, अगर बी स्क्वेयर मेरा 5 से डिविजिबल है देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर, देखो मैंने आपको बताया था ना कंसेप्ट क्या है। पहले हम ये दिखाएंगे कि जो ए है वो मेरा 5 से डिविजिबल है, और बाद में हम ये दिखाएंगे कि जो बी है वो भी मेरा 5 से डिविजिबल है। और मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था स्टार्टिंग में कि भाई ए और बी को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, लेकिन यहां पे तो ये आ गया कि भाई ए को 5 भी डिवाइड कर सकता है और बी को 5 डिवाइड कर सकता है, यानी कि ए और बी दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। और यहां पे बोला गया था कि ए और बी सिर्फ 1 से डिविजिबल है। तो यहां पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां पे लिखेंगे इन स्टार्टिंग वी सेड दैट ए एंड बी आर डिविजिबल बाय only 1, but now it is proved that, ये हमने प्रूव कर दिया कि A and B are also divisible by 5। तो ये बातें तो देखो यहाँ पे गलत हो गई ना, यहाँ पे ऊपर अलग बात बोली जा रही है, नीचे अलग बात बोली जा रही है। तो जो चीज़ हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे, स्टार्टिंग में ये लेके चले थे, ये हमने अज्यूम किया था, और जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में अज्यूम की थी वो तो लास्ट में गलत साबित हो गई। जैसे मैंने एक लड़के को स्टार्टिंग में ये सोचा था कि यार ये बहुत अच्छा है, बाद में वो बहुत ही घटिया निकला। राइट, तो फिर वही चीज़ है, ये क्या है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड से ना डरना नहीं है आपको, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन बस यही है कि जो स्टार्टिंग में हमने सोचा था वो लास्ट में नहीं हुआ।
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि हमने स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे कि आपका √5 जो है वो रैशनल है, बट अब कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था वो हो नहीं सकता। सो √5 इज नॉट रैशनल। और मैंने क्या बोला था, दो ही ऑप्शन होते हैं ना, या तो कोई चीज रैशनल होती है या कोई चीज इरैशनल होती है। अगर √5 रैशनल नहीं है देन √5 इज ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इरैशनल। ठीक है, आया समझ। देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे ना क्या करते हैं यार, इस क्वेश्चन को ना रटने लग जाते हैं। रटना नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है। चलो एक काम करता हूं, मैं फिर से है ना आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवीजन मरवा देता हूं कि हमने इस क्वेश्चन में एक्चुअली किया क्या है। ठीक है, तो देखो भाई स्टार्टिंग में हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना था। ठीक है, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में हम इसको ना डायरेक्ट इरेशनल प्रूव करने नहीं जाएंगे। हम ये मान लेंगे कि भाई जो √5 है ना वो रैशनल है। ठीक है, और हम ये दिखा देंगे कि √5 रैशनल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई चीज़ रैशनल होती है, कोई इरेशनल होती है। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि भाई √5 जो है वो रैशनल नहीं है, तो अपने आप ही इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई स्टार्टिंग में √5 रैशनल है। और रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल वो चीज़ें होती है जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर √5 रैशनल है तो √5 को भी हम फ्रैक्शन यानी कि a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल चीज़ों का एक बहुत ही बड़ा रूल होता है कि उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर √5 मेरा रैशनल है तो आगे सिंपल हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, b लेफ्ट में चला जाएगा तो आगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो मेरा ये आ गया b² = a²/5। अब डिवाइड में 5 है, यानी कि a² जो है वो 5 से भी डिविजिबल है, राइट। और एक थ्योरम होती है, थ्योरम नंबर 1.2, तो वो क्या कहती है कि कोई भी चीज़ अगर a² को डिवाइड कर सकती है तो वो सेम चीज़ a को भी डिवाइड करेगी। तो अगर 5 a² को डिवाइड कर सकता है तो जो 5 है वो आपका a को भी डिवाइड करेगा। तो अब न्यूमरेटर मेरा 5 से डिविजिबल है, तो अगर मैं ये दिखा दूं कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो भी 5 से डिविजिबल है, तो ये चीज़ तो रैशनल हो ही नहीं सकती, राइट। तो अब हम b को ये दिखाएंगे कि जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो a तो हमने दिखा दिया। आगे अगर a 5 से डिविजिबल है तो मैं a/5 करूंगा तो कोई ना कोई नंबर आएगा, यानी कि अगर a मेरा 5 से डिविजिबल है तो डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई तो नंबर आएगा ना। जैसे मेरा मान लो 45 है, 45 भी मेरा 5 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, जैसे 9 आ गया। जैसे 5 खुद 5 से डिविजिबल है तो काटने पर 1 आ रहा है ना, तो जो चीज़ डिवाइड करने के बाद आ रही है उसको हमने c मान लिया। ठीक है, फिर 5 उधर चला जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, और जो पीछे ये था इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 2 से a² की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, आगे हल्की फुल्की कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे डिनोमिनेटर में 5 है, यानी कि b² जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो थ्योरम दोबारा से लगा देंगे कि अगर b² 5 से डिविजिबल है तो जो b है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे सारा गेम खत्म हो गया, a भी 5 से डिविजिबल आ गया, b भी 5 से डिविजिबल आ गया, यानी कि हमने स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे कि a और b को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, बट हमने प्रूव कर दिया कि a और b को 5 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में अज्यूम की थी वो हमारी रॉन्ग प्रूव हो गई है। तो स्टार्टिंग में हमने लेके चले थे कि √5 जो है वो रैशनल है, लेकिन अब रॉन्ग प्रूव हो गई, यानी कि √5 रैशनल नहीं है। अब कोई चीज़ रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, इरेशनल होगी। तो लास्ट में आप एटीट्यूड के साथ लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो आप अगर कंसेप्ट को समझोगे ना तो यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत आपको इजी लगेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में ना आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब तक आप अपने हाथ से सोल्व नहीं करोगे ना तब तक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। मैं जानता हूं अब मैंने समझाया तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कम से कम है ना आप 1 या 2 बार खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जब प्रैक्टिस करो ना तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप √5 लेके चलोगे, आप √3 को भी इरेशनल प्रूव करके दिखा सकते हो, √7 को भी इरेशनल प्रूव करके दिखा सकते हो। तो अलग अलग नंबर पे ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक वही बात है ना, मैथ जो एक ऐसा सब्जेक्ट है ये सारा प्रैक्टिस बेस्ड है।
तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी यार मेरे को लगता है कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आई नो दैट, बट मैं ये मानता हूँ कि यार 10 वीडियो देखने से बढ़िया एक ही वीडियो देख लो, भले ही वो लंबी हो। मेन चीज ये नहीं है कि वीडियो कितनी लंबी है, मेन चीज ये कि तुम्हें समझ आया ना, बस वही तो चाहिए था ना। तो गाइज होप करता हूँ यार ये जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया ना तो आपसे रिक्वेस्ट है यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो क्या होगा, जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। और जाते जाते यार वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाला हूं। देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत इजी है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को और भी इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। देखो यार इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना इनको हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से। अब बहुत सारे बच्चों को यार कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है ना बहुत ऐसे डरावना सा लगता है, बट कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है ना बहुत इजी है। देखो मैं बताता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमने स्टार्टिंग में सोची थी ना बाद में अगर वो चीज ना हो ना उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है, नया एडमिशन आ गया, ठीक है। वो बच्चे को देख के आपको लगता है यार ये तो सुंदर दिखता है, ये तो स्मार्ट भी दिखता है, इंटेलिजेंट भी लगता है। आप सोचते हो कि यार ये लड़का अच्छा भी होगा, और बाद में यार वो लड़का है ना बहुत घटिया निकल जाए। तो आपने उसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग में जो जो चीजें सोची थी बाद में वो गलत साबित हो गई, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी कि जो चीज आप स्टार्टिंग में सोच के चले थे बाद में वो चीज गलत प्रूव हो जाए उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन का इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है मैं बताता हूं। अब जैसे आपको पता है चीजें ना दो ही होती है, या तो कोई चीज रैशनल होती है या कोई चीज इरेशनल होती है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में मेरे को इरेशनल प्रूव करना है तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि भाई 3 + 2√5 जो है ना वो रैशनल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है दो ही ऑप्शन है ना हमारे पास, या तो कोई चीज रैशनल होती है या कोई इरेशनल होती है। तो अगर 3 + 2√5 मेरा रैशनल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बच गया कि वो इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को क्वेश्चन को करना है। चलो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक बैग है, ठीक है। उस बैग के अंदर एक बॉल रेड कलर की है, दूसरी बॉल मेरे पास मान लो ब्लू कलर की है, ठीक है। और मैं रैंडमली कोई भी बॉल बाहर निकाल लेता हूं, और जो बॉल मेरी बाहर आई है ना वो मेरी रेड नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है वो जो बाहर बॉल आई है वो ब्लू होगी, क्योंकि रेड तो नहीं है ना, तो एक ही बॉल बच गई, ब्लू होगी। तो वही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि 3 + 2√5 जो है वो रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप इरेशनल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। तो आपको एक बार पूरा क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई 3 + 2√5 जो है ना वो रैशनल है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। क्लियर, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि भाई 3 + 2√5 जो है वो रैशनल है। जब हम सोल्व करेंगे ना बाद में देखना ये आ जाएगा कि ये बेचारा रैशनल नहीं था, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में मान के चले ना लास्ट में ये आ जाएगा कि ये रैशनल नहीं था। तो ऑब्वियसली बात है ये रैशनल नहीं होगा तो ये अपने आप इरेशनल हो जाएगा। ये हमारे पूरे क्वेश्चन का क्या कहते हैं फ्लो रहने वाला है, ठीक है। तो अब आपको पता है रैशनल की क्या खास बात होती है, रैशनल का मतलब क्या होता है मेरे को तो ये बताओ। बहुत सारे मतलब हर टीचर है ना रैशनल रैशनल करने लग जाता है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चलता कि रैशनल का मतलब क्या है। रैशनल आपके वो नंबर होते हैं जो आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ बाय की फॉर्म में लिखी जा सके, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 1000/3 हो गया। ये सारे क्या हैं, ये फ्रैक्शन है ना। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो आपके इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अगर मेरा 3 + 2√5 जो है वो रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी मेरा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। रैशनल का तो मतलब यही है ना। तो अगर ये 3 + 2√5 जो है वो मेरा अगर रैशनल है तो मैं 3 + 2√5 को a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। a/b की फॉर्म का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और कोई भी चीज़ जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जाती है ना तो एक बात का ध्यान रखना कि उसमें जो डिनोमिनेटर है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि 1/0 लिख दूँ, तो अगर कोई भी चीज़ 1/0 है तो वो तो फ्रैक्शन है ही नहीं ना। तो एक बात का ध्यान रखना कि फ्रैक्शन लिखते टाइम डिनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और ये देखो ये चीज़ें मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको नोट नहीं करनी है,
आपको बस इतना ही नोट करना है, ठीक है, क्योंकि समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आ गया आपको समझ। ओके, चलो अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। अब अगला स्टेप क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें बिना रूट के है ना, जैसे ये 3 है, इसके साथ कोई भी रूट नहीं है, जो चीज़ बिना रूट के है उसको राइट साइड में ले जाओ, सिंपल। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ रूट वाली चीज़ें रहेंगी और बिना रूट वाली चीज़ें आपकी राइट साइड चली जाएंगी। तो a बाई बी, इधर देखो लेफ्ट साइड में 3 प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखो 3 के नीचे हम बाय में 1 लगा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो अब राइट साइड में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में 2√5 रहेगा, राइट साइड में एलसीएम ले लेंगे तो b आ गया a माइनस 3b आ गया। अब देखो ये जो 2 है लेफ्ट साइड में, ये वाला 2 ये आपका राइट साइड में भेज देंगे, और लेफ्ट में देखो ये मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लेफ्ट में आपका सिर्फ √5 बचेगा और राइट साइड में आपका a माइनस 3b बाय 2b आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ यार। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी, राइट। अब बस ये लगा लो आपका जो क्वेश्चन है ना 90% हो गया। देखो मैं बताता हूँ, आपको पता है √5 क्या होता है, √5 इरेशनल होता है, राइट। एक काम करता हूँ मैं, बाकी के क्वेश्चन को ना इधर करता हूँ राइट साइड में, ठीक है। तो देखो हमारा कहाँ तक आ गया था, दैट √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाय 2b आ चुका है, क्लियर। अब देखो √5 क्या है, आपकी इसी एक्सरसाइज का जो पिछला क्वेश्चन है उसमें हमने यही प्रूव किया ना कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो √5 आपका क्या है, इरेशनल है, राइट। एंड राइट साइड में देखो यहाँ पे न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, राइट। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, फ्रैक्शन होती है। और फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन आपकी रैशनल नंबर होती है, राइट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लेफ्ट साइड में आपका इरेशनल हो जाए और राइट साइड में आपका रैशनल हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और बीच में ऊपर से इक्वल टू का साइन हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इरेशनल इज नेवर इक्वल टू रैशनल नंबर। तो यहाँ पे तो गलत है ना कुछ, इक्वल टू का साइन तो आ ही नहीं सकता। तो बस हो गई बात खत्म, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, राइट, कि इरेशनल चीज़ जो है वो कभी भी रैशनल चीज़ के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इरेशनल चीज़ कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती, जैसे 2 और 3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ओबीसी बात है ना, 2 की वैल्यू अलग होती है, 3 की वैल्यू अलग होती है। उसी तरीके से इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। समझ में आया कंसेप्ट आपको? तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में सोची थी वो भी गलत साबित होगी। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था कि 3 + 2√5 जो है वो रैशनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे, सो 3 + 2√5 जो है इज नॉट रैशनल, वो रैशनल नहीं होगा। अब दो ही ऑप्शन होते हैं ना, या तो कोई चीज़ रैशनल होती है या चीज़ कोई इरेशनल होती है। तो अगर 3 + 2√5 जो है वो रैशनल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बच गया, देन 3 + 2√5 विल बी इरेशनल। तो बस क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था ना, 3 + 2√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना था, राइट। तो बस ये प्रूव हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर एवरीवन? आया समझ आपको? तो यहाँ पे बस कंसेप्ट यही था कि आपका ये न्यूमरेटर है, ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होती हैं, फ्रैक्शन होती है। और फ्रैक्शन क्या होती है, रैशनल होती है। और √5 आपको पता ही है इरेशनल होता है। तो इरेशनल विल नेवर बी इक्वल टू रैशनल। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं यार आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको यार ये क्वेश्चन समझ आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना यार, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो उससे क्या होगा, जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। और जाते जाते यार प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने वाला हूं। तो देखो यार इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट है, तो तीनों के तीनों पार्ट को मैं इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं, इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि यार ये जो क्वेश्चन है ना आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो 3 पार्ट दे रखे ना, तीनों पार्ट को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो स्टार्टिंग हम पहले पार्ट से करेंगे। तो पहले पार्ट में मेरे को वैल्यू क्या दे रखी है, 1/√5
√2 दे रखी है, इसको मुझे इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। क्लियर? तो देखो यार, इस क्वेश्चन को मैं ना कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से करूंगा। अब है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यार कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड से ना बॉर्डर लगता है, उनको ना बहुत अजीबोगरीब लगता है ये वर्ड, उनको समझ ही नहीं आता कि यार कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर यार कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन करते तो रहते हैं, लेकिन बच्चों को समझ ही नहीं आता कि उस वर्ड का आखिर मीनिंग क्या है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो चीज आप सोच के चले थे ना वो आपकी गलत प्रूव हो जाए, उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यार, मान लो आपकी क्लास के अंदर है ना कोई नया स्टूडेंट आ गया, ठीक है, नया एडमिशन आ गया, और उस लड़के को देखते ही है ना आपको ये लगा कि यार ये लड़का तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि यार वो लड़का तो बहुत बुरा था। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब स्टार्टिंग में आपने उस लड़के को अच्छा सोचा था लेकिन बाद में वो लड़का बुरा निकल गया, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि स्टार्टिंग में जो चीज आपने सोची थी वो आपकी गलत प्रूव हो जाए, उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कि दो ही चीजें होती हैं, या तो कोई चीज रैशनल होती है, ठीक है, या तो कोई चीज रैशनल होती है या कोई चीज इरेशनल होती है। ठीक है, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं कि यार ये जो चीज है ना ये आपकी रैशनल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई चीज रैशनल होती है या कोई चीज इरेशनल होती है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो है ये आपका रैशनल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ये अपने आप इरेशनल प्रूव हो जाएगा। राइट? समझ आया कंसेप्ट? तो अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं कि ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये अपने आप इरेशनल प्रूव हो जाएगा। क्लियर? आपको पूरे क्वेश्चन का जो फ्लो है, जो फॉर्मेट है वो समझ आ गया? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 1/√2 को मैं लेट कर लूंगा कि ये एक रैशनल है। लेट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, इसको मैं रैशनल लेट कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो इसको मैंने लेट तो कर लिया कि ये रैशनल है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा ना तो लास्ट में ये आ जाएगा कि ये 1/√2 जो है ये रैशनल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये इरेशनल हो जाएगा। क्लियर? तो चलो आगे करते हैं। तो 1/√2 को मैंने रैशनल मान लिया। अब एक चीज याद रखना, कोई भी चीज जो रैशनल होती है ना, अब रैशनल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे टीचर आपको रैशनल रैशनल वर्ड तो करते रहते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि आखिर रैशनल होता क्या है। रैशनल होता है आपकी फ्रैक्शन वाली चीज। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाली चीज कौन सी होती है? वो चीज जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में उसे फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसे 1/2 है या 2/3 है या फिर 5/9 है, ये सारे आपके फ्रैक्शन है। राइट? तो जो चीज आपकी रैशनल होती है वो आपकी फ्रैक्शन भी होती है। क्लियर? तो अगर 1/√2 आपका रैशनल है तो ऑब्वियस ही बात है वो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। राइट? फ्रैक्शन की फॉर्म का मतलब यानी कि वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर? तो अगर 1/√2 रैशनल है, इट मीन्स 1/√2 जो है वो आपका a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर? क्योंकि कोई चीज अगर रैशनल होती है तो वो चीज आपकी फ्रैक्शन भी होती है। क्लियर? समझ आया? ठीक है, अब देखो इस टाइप के जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक कंसेप्ट याद रखना, हमेशा लेफ्ट वाली जो चीजें हैं वो आपको रूट के अंदर रखनी है, और जो रूट होगा ना वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब देखो लेफ्ट में आपका रूट तो है, लेकिन जो रूट है वो आपका डिनोमिनेटर के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, हमें इस रूट को न्यूमरेटर में लेके जाना है। मैंने आपको बताया ना, लेफ्ट में जो भी चीज होगी वो आपकी रूट के अंदर होनी चाहिए, और जो रूट है वो आपका न्यूमरेटर के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रूट डिनोमिनेटर में है, तो इस रूट को न्यूमरेटर में ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबको पता है क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, जो चीज आपकी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका √2/1 इज इक्वल टू b/a। एक चीज का ध्यान रखना, रेसिप्रोकल करते टाइम अगर हम लेफ्ट का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो हमें राइट का भी रेसिप्रोकल करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लेफ्ट का रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो गलत है। आपको लेफ्ट और राइट दोनों का रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में 1 है, और आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 1 होता है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। राइट? तो इस 1 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया। हमारी लेफ्ट साइड में रूट वाली चीज है, और जो रूट है वो आपका न्यूमरेटर में है। देखो ये मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, आपको बस इतना ही नोट डाउन करना है। मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आगे का क्वेश्चन हम राइट साइड करेंगे। तो देखो हमारा क्वेश्चन कहाँ तक सोल्व हो गया, दैट √2 इज इक्वल टू b/a। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया ना? ठीक है, अब देखो जैसे कि आप जानते हो कि जो √2 होता है वो आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। राइट? √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो मैं लिख दूंगा कि √2 जो है वो आपका इरेशनल है।
है ना, इज इक्वल टू, अब राइट साइड में देखो यहाँ पे b बाय ए है, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। और आपको पता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन होती है, राइट। और जितनी भी चीजें फ्रैक्शन के अंदर होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी रैशनल होती है, राइट, वो आपकी रैशनल होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि लेफ्ट साइड में इरेशनल आ जाए और राइट साइड में रैशनल आ जाए और बीच में इक्वल टू का साइन भी आ जाए, क्योंकि इरेशनल चीजें आपकी रैशनल के इक्वल होती ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई ना, तो इसी गड़बड़ को तो हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे कि इरेशनल चीज कभी भी रैशनल चीज के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बट इट इज नॉट पॉसिबल, कि एक इरेशनल चीज रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकती, सो ये इम्पॉसिबल चीज है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे देन इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, और कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि जो चीज हम शुरुआत में लेके चले थे वो चीज गलत हो जाएगी, राइट। तो हम शुरुआत में क्या लेके चले थे, हम शुरुआत में लेके चले थे कि जो 1/√2 है वो आपका रैशनल है, क्लियर। तो ये 1/√2 आपका रैशनल हो ही नहीं सकता, तो कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हो जाएगा, ये चीज आपकी गलत प्रूव हो जाएगी, क्लियर। तो मैं यहां पे लास्ट में लिखूंगा सो 1/√2 इज नॉट रैशनल। तो 1/√2 जो है वो आपका रैशनल नहीं है। और मैंने आपको बताया था ना दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई चीज रैशनल होती है या कोई चीज इरेशनल होती है। तो अगर 1/√2 आपका रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 1/√2 जो है वो आपका इरेशनल हो जाएगा। तो यहां पे मैं लास्ट में लिखूंगा देन 1/√2 इज इरेशनल, क्लियर। एंड यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लास्ट में लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे आपका ये जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो देखो यार मैंने आपको ना बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को समझाया है। एक्चुअली ना बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, आपको ना पूरा क्वेश्चन रटवा देंगे कि ये करो, ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं। मैं आपको रटवाता नहीं हूँ, मैंने आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन की बारीकी में जाके, डीपनेस के अंदर जाके ये क्वेश्चन मैंने समझाया है। क्योंकि देखो यार आप अभी 10th क्लास के अंदर हो, और 10th क्लास में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी बुक से उठा के फाइनल पेपर के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट चेंज होके भी आपके पेपर के अंदर आ सकता है। तो आपको ना कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। बिना कंसेप्ट समझे आप 10th में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, क्लियर। तो होप करता हूं यार ये जो पहला पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलो इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसके अंदर भी आपको इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो मेथड वही सेम रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड। तो अब मैं ना इस वाले पार्ट को थोड़ा फास्ट मोड में करता हूं। तो हमें क्या दे रखा है 7√5, तो इसको मैं क्या लेट कर लूंगा, लेट 7√5 इज रैशनल, इसको मैं रैशनल लेट कर लेता हूं, क्लियर, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के अंदर भी वही सेम चीज होगी, कॉन्ट्राडिक्शन वाली, ठीक है। तो अब 7√5 अगर रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है रैशनल चीज आपकी फ्रैक्शन भी होती है। इसका मतलब 7√5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट साइड सिर्फ और सिर्फ आपकी रूट वाली चीजें होनी चाहिए, और रूट जो है वो आपका न्यूमरेटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 एक्स्ट्रा है क्योंकि 7 आपका रूट के अंदर नहीं है, तो 7 आपका लेफ्ट से राइट साइड में आना चाहिए, क्लियर। तो 7 को मैं लेफ्ट से राइट साइड भेज देता हूँ, तो लेफ्ट में आपका √5 बचेगा, और 7 देखो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई था तो इधर आके राइट साइड में आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 7b बन गया, क्लियर। अब देखो √5 आपका क्या है, √5 आपका इरेशनल नंबर है, राइट। एंड राइट साइड में देखो आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, और बीच में बाय का साइन भी है। इसका मतलब ये आपकी फ्रैक्शन है, और जो चीज़ फ्रैक्शन होती है वो आपकी रैशनल नंबर भी होती है, राइट। तो राइट साइड में रैशनल है, लेफ्ट में इरेशनल है, ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक इरेशनल चीज़ आपके रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती। इसीलिए आप यहाँ पे लास्ट में लिखोगे इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि एक इरेशनल चीज आपकी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और बाकी का क्वेश्चन मैं राइट साइड करूंगा, ओके। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, हम स्टार्टिंग में ये लेके चले थे, तो ये आपकी गलत प्रूव हो जाएगी। तो हम आगे लिखेंगे 7√5 इज नॉट रैशनल, तो ये आपका रैशनल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है दो ही ऑप्शन होते हैं ना, या तो कोई चीज़ रैशनल होती है या कोई चीज़ इरेशनल होती है। तो अगर 7√5 आपका रैशनल नहीं है देन ऑब्वियसली 7√5 विल बी
इरेशनल। ठीक है, तो ये अपने आप इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर एवरीवन। और यार हैंस प्रूव्ड लिखने में जो मज़ा आता है ना वो अलग ही लेवल का है, क्योंकि हैंस प्रूव्ड लिखने में ऐसा फील आता है कि यार मतलब हमने कोई जंग लड़ी है, राइट। तो लास्ट में आप हैंस प्रूव्ड लिख दोगे और यहाँ पे आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। चलो अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। सेम कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड यूज होगा, तो इसको भी हम फटाफट प्रूव कर देंगे। तो मैं इसको भी सेम तरीके से लेट करता हूं, लेट 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है, तो मैं इसको रैशनल लेट कर लेता हूं। तो ऑब्वियसली बात, अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 6 + √2 जो है वो आपका a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगला स्टेप क्या होता है? अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड सिर्फ और सिर्फ रूट वाली चीज़ को रखते हैं। रूट के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो राइट साइड में चली जाएंगी। तो लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ हम √2 को रखेंगे। इसके अलावा जो आपका 6 है ये आपका राइट साइड में चला जाएगा। तो लेफ्ट में हम सिर्फ √2 को रखेंगे। और देखो लेफ्ट में 6 आपका प्लस में है, तो राइट साइड में जाके ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो राइट साइड में आपका 6 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसका क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, और दो फ्रैक्शन आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो तब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो लेफ्ट में तो आपका √2 रहेगा और राइट साइड में आपका एलसीएम आ जाएगा। तो a - 6b बाय में b। क्लियर। तो अब देखो लेफ्ट में आपका √2 है। √2 क्या होता है, √2 आपका इरेशनल होता है। क्लियर। और राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका पूरा न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, और बीच में आपका डिवाइड का साइन भी है। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो ये आपकी क्या है, फ्रैक्शन है। और जो फ्रैक्शन वाली चीज़ होती है वो क्या होती है आपकी, वो आपकी रैशनल होती है। क्लियर। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, इरेशनल इज नेवर इक्वल टू रैशनल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी का क्वेश्चन मैं राइट साइड में सोल्व करता हूँ। और आगे हम लिखेंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्यों, क्योंकि एक इरेशनल चीज आपके रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती। क्लियर। तो कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हो जाएगा, जो चीज हम स्टार्टिंग में लेट करके चले थे वो आपकी गलत प्रूव हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे देन 6 + √2 इज नॉट रैशनल। तो 6 + √2 जो है वो रैशनल नहीं है। और आपको पता है दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई चीज़ रैशनल होती है या कोई चीज़ इरेशनल होती है। तो 6 + √2 जो है वो रैशनल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, देन इट विल बी इरेशनल। अपने आप वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। लास्ट में आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसके तीनों के तीनों पार्ट हमने बहुत ही इजी तरीके से समझ लिए। होप करता हूँ यार ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखो यार मैंने बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश की है, एंड होपफुली आपको मेरे ख्याल से समझ आ भी गया होगा। तो अगर आपको यार ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके और वो भी हमारे से पढ़ के मुश्किल क्वेश्चंस को इजीली समझ सके। और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो उससे क्या होगा, जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज प्लीज 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 यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।